बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PHY 505 इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 के सिलसिले में एम्पेयर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी भी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू करंट थ्रू दैट कंडक्टर, वो मालूम करने के लिए एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई किया जा सकता है इफ़ वी हैव सिमेट्रिकल केसेस। यानी अगर कहीं पे हम उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो कंडक्टर है वो सिमेट्रिकल है, तो उस सूरत में आइदर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हम मालूम कर सकते हैं या फिर हम बड़ी आसानी से उसको एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्पेयर्स लॉ है क्या। अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इसके लिए सोर्स है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स अगर एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होता है जितना कि चार्ज ज़्यादा है। जैसे कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिकल करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट विच सर्व एज सोर्स, just as the electric field in space is proportional to charge which serve as its source। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, सोर्स के। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स चूंकि इलेक्ट्रिक करंट है तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। अब एम्पेयर्स लॉ को हम डिफाइन करते हैं। एम्पेयर्स लॉ बेसिकली लाइन इंटेग्रल हम अक्सर जगहों पे पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लाइन इंटेग्रल की बजाय एक सिंपल वर्ड्स में बात करूँगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, फ़र्ज़ करेंगे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर हम एक क्लोज पाथ कंसिडर कर लें इस कंडक्टर के गिर्द, तो हम ये कहेंगे कि किसी भी कंडक्टर के गिर्द क्लोज्ड पाथ के किसी भी लेंथ पोर्शन को ले लें। लेट्स से कि ये अगर हमारे पास एक पार्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड अगर क्लोज्ड पाथ है, तो उस सूरत में इसके यहाँ पे अगर सपोज कर लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये अगर देखा जाए डायरेक्शन ऑफ एल है या डेल्टा एल, इसको हम DL कह लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ कि ये DL का प्रोडक्ट विद कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ DL और फिर इस पूरे पाथ का सम कर लें, वो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स डेल्टा एल, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज पाथ होगा। आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर हम इस पूरे पाथ की बात करें कि हर एक को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर लें, तो हर जगह पे B और DL का प्रोडक्ट इस तरह लेना है कि B का वो कंपोनेंट लेंगे जो DL की डायरेक्शन में होगा और फिर इन तमाम प्रोडक्ट्स के वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे, तो वो हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज पाथ होगा। आप सिंपल केस की सूरत में आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके गिर्द अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ होंगे। अब ये जो सर्कुलर पाथ्स हैं ये कंसेंट्रिक होते हैं इस कंडक्टर के। अगर मैं ये कहूं कि किसी एक सर्कुलर पाथ की बात कर लें, तो उस सूरत में इसका B की डायरेक्शन और डेल्टा एल की डायरेक्शन या DL की मैग्नीट्यूड और B के उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड जो इस डेल्टा एल या DL के डायरेक्शन में है,
इनका प्रोडक्ट लें और फिर इस तरह इस तमाम पाथ को ट्रेस आउट कर लें, तो ये हमारे पास सम करने की सूरत में ये म्यू नॉट टाइम्स दी करंट इनक्लोज्ड बाय दिस कंडक्टर होगा. सो वी कैन से दैट सिग्मा बी, इसके साथ में पैरेलल यूज कर लेता हूं, इनटू डेल्टा एल डी एल, आप जो भी लिखना चाहें, मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी करंट इनक्लोज्ड. अब यहां पे म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है. अगर हम इस तरह के केस की बात करें जिसमें ये डिस्क्रीट कंपोनेंट नहीं है, तो उस सूरत में B का पैरेलल कंपोनेंट DL की डायरेक्शन में वो हमारे पास B cos थीटा आ जाएगा इंटू DL, और कंटिन्यूस पाथ होने की सूरत में ये सिग्मा को हम आमतौर पे इंटेग्रल की सूरत में बयान कर देते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट आ जाएगा. तो वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन B cos थीटा इंटू DL can be written as B dot dl integrating over the entire closed path is equal to mu naught times the total current. ये हमारे पास क्लोज्ड पाथ की बात हो रही है. अब इस हिस्से को हम लाइन इंटेग्रल भी कह देते हैं, यानी हमारे पास B का वो कंपोनेंट जो DL की डायरेक्शन में है उसका DL के साथ प्रोडक्ट के तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने की सूरत में ये म्यू नॉट टाइम्स दी करंट आता है, विच इज कॉल्ड दी एम्पेयर्स लॉ. सो अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि एम्पेयर्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर एनी क्लोज्ड लूप पाथ द सम ऑफ द लेंथ एलिमेंट टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड की कंपोनेंट जो लेंथ की डायरेक्शन में है, element is equal to the permeability times the current enclosed in the loop. यानी लूप के अंदर जितना करंट इनक्लोज्ड होगा उसके ये बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट. ये था हमारे पास एम्पेयर्स लॉ की बेसिक डेफिनेशन. अगर हम इसको आगे लेके चले तो हम इस पाथ को इरेगुलर पाथ ले लें या एक सर्कुलर पाथ ले लें, दोनों सूरतों में हमारे पास रिजल्ट सेम ही होगा. यानी हम लाइन इंटेग्रल लेंगे B डॉट DL ओवर द क्लोज्ड पाथ मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट, और इसको हम सिग्मा के साथ नोट कर सकते हैं या फिर क्लोज्ड इंटेग्रल की सूरत में भी बयान कर सकते हैं. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड केसेस में गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो यहाँ पे हम एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ पे आपको याद होगा कि हम यूज़ करते हैं गॉसियन सरफेस, और यहाँ पे हम क्लोज्ड पाथ की बात करते हैं, और इस पाथ को हम आमतौर पे एम्पीरियन पाथ का नाम देते हैं. तो एम्पीरियन पाथ बेसिकली एक क्लोज्ड पाथ होता है. तो ये था हमारे पास एम्पेयर्स लॉ. अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं. तो मुख्तलिफ हमारे पास एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे अभी हमने इसकी बात की. हम बात करते हैं एक सोलिनॉइड की. एक सोलिनॉइड अगर है हमारे पास, या आप यहाँ से देख लें कि सोलिनॉइड की सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए सोलिनॉइड इनसाइड ए सोलिनॉइड किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी हम एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. इसी तरह हम एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉइल होती है जिसको हम टोराइड का नाम देते हैं, उसकी अंदर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर सकते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं. ये भी एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ है. इसी तरह हम किसी भी कंडक्टर, ये फ़र्ज़ करें एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अंदर भी चार्ज तो फ्लो कर रहा है, करंट है. अब करंट अगर है तो किसी पॉइंट पर इसके अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो भी हम एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करके मालूम कर सकेंगे. इसके अलावा एम्पेयर्स लॉ की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन हो सकती है कि वी कैन फाइंड दी फोर्स ऑन ए स्ट्रेट कंडक्टर ड्यू टू दी अदर करंट कैरिंग कंडक्टर. तो एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे में भी करंट फ्लो कर रहा है, तो जब एक कंडक्टर को दूसरे के करीब लाया जाता है
तो उस सूरत में उस पर कौन सी फोर्स एक्ट करती है, और वो फोर्स जो हम वहाँ पे देखेंगे वो बेसिकली हम एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करते हुए, क्योंकि एक को हम सोर्स के तौर पे और एक को हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने की तरह डील करते हुए हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकेंगे। इसके अलावा अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अगर एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, जैसे कि ये अभी हमने बात की, एक हमारे पास स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस सूरत में फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर थी जिसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, आप इसको ऊपर और नीचे की तरफ ले सकते हैं। अब इसके अंदर जब एक करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने का मतलब ये होगा कि इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने दाएं हाथ में इसको वायर को इस तरह ग्रिप करते हैं कि जो इरेक्ट थंब होता है दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये बात कन्वेंशनल करंट की हो रही है। तो करंट की डायरेक्शन अगर इस तरह है तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स होगा, यानी अगर मैं टॉप से देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स बनेंगे, और अगर ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो ये ऊपर से टॉप से देखने का मतलब वो क्लॉकवाइज सर्कल बनते। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं इनकी मैग्नेटिक, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। अब किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के अलोंग होता है, ये हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इस जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरह होगी, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह होगी। तो हम वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि वहाँ पे टेंजेंट किस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर करने का तरीका होता है। तो एम्पेयर्स लॉ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये इससे फासला इसका r है, यानी हम इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं जिसकी डायरेक्शन तो हम टेंजेंट ड्रॉ करके मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो उसके लिए फिर हम एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अब देखा जाए तो जब हम इस पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे, और ये पैच इतने स्मॉल होने चाहिए कि हमारे पास हर एक स्ट्रेट लाइन बने, यानी जो सेगमेंट भी बन रहा होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अल्टीमेटली वो स्ट्रेट लाइन अलोंग द टेंजेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस की बात करें हम स्ट्रेट कंडक्टर की, तो एम्पेयर्स लॉ को जब हम अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा बी डॉट डी एल, यहाँ पे डेल्टा एल लिख देता हूँ मैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी करंट, और जब मैं इसको कंटिन्यूस की सूरत में इंटेग्रल की बात करूंगा तो बी इंटू डी एल कॉस थीटा आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी करंट इनक्लोज्ड बाय दी कंडक्टर। अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो यही करंट असल में इसके अंदर इस क्लोज पाथ के अंदर इनक्लोज्ड होगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो हर सेगमेंट के लिए B और DL वो इन द सेम सेंस होंगे, बिकॉज DL इज सो स्मॉल दैट इट अप्रोचेस टू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो ऐसी सूरत में B DL cos ऑफ 0 आ जाएगा, तो ये B इंटू DL आ जाएगा, बराबर आएगा म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट। अब ये चीज B चूंकि एक सर्कुलर पाथ है, इसका इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, तो इस वजह से हम B को कांस्टेंट ले सकते हैं, इनटू DL विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, एंड दिस इज द इंटायर लेंथ ऑफ दिस सर्कल which is equal to the circumference of the circle. So we can say that this is equal to B into 2 pi r is equal to mu naught times the करंट आ जाएगा। तो यहां से B can be calculated as mu naught I over 2 pi r, where r is the distance, vertical distance from the conductor to that point. तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये म्यू नॉट टाइम्स
I/2πr के बराबर बनता है। तो ये था हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर अगर है तो उस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। और इस सूरत में ये म्यू नॉट यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे या उसमें आप देख रहे हैं म्यू नॉट जो आ रहा है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। होप आप लोगों को ये आइडिया हो रहा है कि हम किस तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। वो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास फील्ड ड्यू टू ए सॉलिनॉइड। चलें जी, मैं इसको इसी जगह पे छोड़ता हूं। अच्छा जी, अब फील्ड ड्यू टू ए सॉलिनॉइड की बात करेंगे। सॉलिनॉइड असल में क्या है? सॉलिनॉइड एक स्ट्रेट हमारे पास स्प्रिंग कॉइल है, और अगर हम कहें कि ये बहुत ही लंबी है, उस सूरत में अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो हर टर्न में से करंट आई फ्लो करेगा। अब अगर हर टर्न में से करंट आई फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स कि हर टर्न का एक अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे तो वो लाजमी तौर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, ये लॉन्ग स्ट्रेट जो हमारे पास स्प्रिंग लाइक कॉयल है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनसाइड दी कॉयल वो आमतौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज हमारे पास जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल और क्लोज टू ईच अदर होती है। वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनसाइड द सॉलिनॉइड and due to parallel lines of forces it is uniform magnetic field। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमें गाउस लॉ को अप्लाई करना होगा। अगर करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब हर टर्न में करंट आई फ्लो कर रहा होगा, और अगर हर टर्न में करंट आई फ्लो कर रहा है और इसकी टोटल लेंथ एल के बराबर है, तो उस सूरत में हम यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ हमें चाहिए होगा एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए। अब एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए जो हम क्लोज्ड पाथ लेते हैं वो हम एक फर्ज कर लें कि ये एक रेक्टेंगुलर पाथ ले लेते हैं, और अगर मैं ये कहूं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने का तरीकाकार क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने का तरीकाकार ये होता है कि ये अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो हम अपने राइट हैंड में सॉलिनॉइड को इस तरह ग्रिप करते हैं कि जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रोटेट करती हैं। अब अगर ये इस तरह कर्ल कर रही हैं तो ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल को शो करता है। तो वी कैन से दैट दिस कॉइल or this solenoid is behaving like a bar magnet, और बार मैग्नेट की तरह इसका एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, तो ये बेसिकली इसके लिए नॉर्थ पोल बनेगा, ये इसके लिए साउथ पोल बनेगा। अब अगर हम इस साइड को देखें कि हमारे पास ये ए बी और सी एंड डी, ये हमारे पास एक एम्पीरियन पाथ हमने कंसिडर कर लिया, और इसका मतलब ये है कि अगर ए से बी तक इसकी लेंथ ए टू बी लेंथ अगर एल के बराबर है तो उस सूरत में इसके अंदर की जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही करंट ज़्यादा होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स हो स्मॉल एन, और टोटल लेंथ ऑफ दिस एम्पीरियन पाथ लेंथ वो एल के बराबर है, ए बी एल के बराबर है, तो नंबर ऑफ टर्न्स
इनक्लोज्ड, इस एम्पीरियन पाथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो n इंटू एल के बराबर आ जाएंगी। अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स इस पाथ के अंदर हैं एम्पीरियन पाथ में, तो n इंटू एल हर टर्न में I करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब करंट इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू NL इंटू I। हमें ये चाहिए था करंट इनक्लोज्ड, तो हमने इस एम्पीरियन ए बी सी डी पाथ में टोटल करंट इनक्लोज्ड मालूम कर लिया NLI। इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड पर हम म्यू नॉट टाइम्स NLI लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड तो यहां पे आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो सम ऑफ ऑल द सेगमेंट्स हमने लेना है, तो इसका मतलब A से B तक, B से C, C से D, D से A। अगर हम इस एम्पीरियन पाथ को काफ़ी बुलंदी तक लेके जाएं, तो जितना हम दूर जाएंगे तो लाजमी तौर पे C, D इज़ जस्ट आउटसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड, और हम कह सकते हैं कि सोलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होता है, आउटसाइड ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। इसलिए कि यहाँ से जो पाथ बनते हैं वो बहुत लाइंस ऑफ फोर्सेस काफ़ी दूर दूर होती हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे फील्ड निग्लिजिबल होता है, इनसाइड फील्ड स्ट्रांग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी सी चूँकि इस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए जब बी कॉस थीटा इंटू डी एल या बी पैरेलल इंटू डी एल या बी डॉट डी एल लेंगे इस सूरत में, तो एंगल 90 होने की वजह से ये भी निग्लिजिबल हो जाएगा, डी टू ए ये भी निग्लिजिबल हो जाएगा, और सी टू डी इवन कि ये एंटी पैरेलल है यानी कॉस ऑफ 180 आता है, लेकिन ये चूंकि आउटसाइड दी सॉलिनॉइड है जहाँ पे बी की वैल्यू निग्लिजिबल है, इसलिए हमें इन तीनों पार्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा इस चार में वो हम निग्लिजिबल ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वी विल बी डॉट डी एल विल बी रिटन एज बी इंटू डी एल वन, इसको मैं डी एल वन कह देता हूँ, और इसी तरह ये डी एल टू, डी एल थ्री एंड डी एल फोर। इसी तरह अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो ये b इंटू डी एल डॉट के साथ 2, इसको मैं b1 कह देता हूँ, इसको b2 कह देता हूँ, प्लस b3 डॉट डी एल थ्री प्लस b4 डॉट डी एल फोर लिखता हूँ। अब b1 डॉट डी एल वन अगर इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड को b लेता हूँ तो उस सूरत में ये सिंपल b इंटू एल के बराबर आ जाएगा, बिकॉज a टू b डिस्टेंस को हमने l लिख लिया। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l है तो उस सूरत में b इंटू एल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये हिस्सा ड्यू टू एंगल 90 ज़ीरो हो जाएगा, ये हिस्सा ड्यू टू b इज इक्वल टू 0 0 हो जाएगा, और ये हिस्सा b एंगल 90 होने की वजह से अगेन 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइट साइड पर अगर देखा जाए तो ये b डॉट डी एल, अगर मैं इसको इंटेग्रल की सूरत में भी लिख दूँ तो ये हमारे पास b इंटू एल के बराबर आ जाएगा। अब इस राइट साइड को लेफ्ट साइड को हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। करंट इनक्लोज हमने NLI लिख दिया हमने। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो L से L कैंसिल आ जाएगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI आ जाएगा। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड। अब अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI आता है अगर इसके दरमियान में एयर है या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, जिसके लिए हम परमेबिलिटी को म्यू नॉट लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और हमारे पास मटेरियल है लाइक सॉफ्ट आयरन है तो उसको हम आमतौर पे B इज इक्वल टू म्यू NI लिख देते हैं, वेयर म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। हम म्यू को
इस तरह भी लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एन आई, वेयर म्यू आर इज नोन एज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटीरियल। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो अहम बात ये है कि इनसाइड दी सोलिनॉइड फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, और म्यू नॉट की वैल्यू अगर आप देखें तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के बराबर आती है। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ये कांस्टेंट है। अब ये बात तो हमने की है सोलिनॉइड फॉर ए लॉन्ग सोलिनॉइड। आप आइडियली देखें तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग सोलिनॉइड की बात होती है, लेकिन ये हमारे पास एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन होती है फॉर सोलिनॉइड फील्ड, किसी भी सोलिनॉइड फील्ड के लिए। और ख़ास तौर पे उस सूरत में जब हमारे पास मटीरियल कोई उसके अंदर सोलिनॉइड के अंदर रख लिया जाए, तो उस सूरत में ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये बहुत ही एक अहम एप्लीकेशन है ऑफ एम्पेयर्स लॉ। इसके साथ अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास सोलिनॉइड को डिटेल में यहाँ पे मैंने दिखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। मैं जल्दी से इसको कवर कर देता हूँ कि लॉन्ग सोलिनॉइड वायर एक आमतौर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए या अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे कि हमारे पास जब आयरन कोर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो उस सूरत में हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में ये जो n यूज़ हो रहा है, दिस इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर जो वाइंडिंग है वो बहुत क्लोज हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि फील्ड उसका स्ट्रॉन्ग होगा। और ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम टर्न डेंसिटी का नाम भी दे देते हैं। तो इसका मतलब टर्न डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब वो सोलिनॉइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इस लेक्चर का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा करें। शुक्रिया।